सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। और आज क्वेश्चन नंबर 103 से लेकर के 150 की जो सीरीज है ये पूरी करूंगा और आपकी कही हुई सभी बातों को मान रहा हूँ। प्लीज सबसे पहला काम है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल को दूसरे भी दोस्तों तक पहुंचाएंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि दूसरों का भी भला होगा, इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन आप जान रहे हैं कि बिल्कुल सिर पर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 103 से शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किससे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया कि 3.3 ग्राम ऑफ द ग्राम प्योर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वाज डिसॉल्व्ड इन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल, यानी कि अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन पूछा गया है, स्पेसिफिक रोटेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर और 20 डिग्री सेल्सियस पर पूछा गया है, तो इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन एल इंटू सी। अब यहाँ पर अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा 66 दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है, एन ऑप्टिकल रोटेशन 66 डिग्री। और नीचे एल लेंथ कितनी दे रखी है, तो अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर लेंथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है, तो यानी कि यहाँ पर 1 रख देता हूँ। और ये 3.3 और कितने में है, 10 में है, तो इसका मतलब 3.3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 10.03 कर लेता हूँ, 0.03 0.33 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये बात करता हूँ, और दूसरी चीज है कि कितने में डिजोल्व की गई, आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर अल्फा हो गया आपका अल्फा, ये आपका 66 हो गया, और मेजर 20 डिग्री सेल्सियस पर मेजर किया है। स्पेसिफिक रोटेशन अगर आपको निकालना है तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 200 हो गया ऊपर, यानी कि ये 200 मैंने निकाल लिया, तो सिंपल इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो 200 डिग्री आ जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे साथ रहेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आपको लगती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 94 73 70 27 11। नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, 94 73 70 27 और 11, ये नंबर है हमारा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर ब्रेक डिस्टेंस डिफ्रैक्शन बाय इंसिडेंट वेवलेंथ यानी टू यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू दिया है आपका 2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। पैरेलल प्लेन्स ऑफ जिंक ब्लेंड अकर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री दे रखी है, और डिस्टेंस एन की वैल्यू जो है वो 2 प्लेन्स दिए हुए हैं। और आपको निकालना क्या है कि पैरेलल प्लेन ऑफ द जिंक ऑक्साइड द डिस्टेंस, यानी कि डी आपको निकालना है, डी आपको निकालना है। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो n की वैल्यू 2 दे रखी है, और आपका लैम्डा भी 2 दे रखा है, नीचे भी 2 है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो शायद हाफ होती है, मुझे एक बार कंफर्म करिएगा। तो इसका मतलब d इज इक्वल टू हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि 2 इंटू 2 मीन्स 4 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए। इन तीन में तो है नहीं 4 एंगस्ट्रॉम। आगे का ऑप्शन नोट कर लेते हैं, देखते हैं भाई आगे। वेरी गुड, नाइस। 4 एंगस्ट्रॉम वैल्यू आपकी साफ दिखाई दे रही है, 4 एंगस्ट्रॉम वैल्यू आपकी साफ दिखाई दे रही है। तो नोट कर लीजिए इस 4 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू को। समझ में आ रही है आपके बात? नहीं समझ में आ रही तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। Which of the following is the best way to measure the relative angle strain and energy of the cycloalkane? साइक्लोएल्केन की एनर्जी को सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हम इसकी हीट ऑफ कंबस्चन को कंपेयर कर लें हीट ऑफ फॉर्मेशन से, तो हमें पता लग जाएगा उसमें कितनी स्ट्रेन है। तो कंपेरिजन ऑफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं चलेगा, फॉर्मेशन या कंबस्चन होना चाहिए बाय द कंपेरिजन ऑफ द हीट ऑफ कंबस्चन, यानी कि यही काम आएगा जो मैंने आपको दो वर्ड बोले हैं, या तो फॉर्मेशन हो और या फिर आपका कंबस्चन हो, वही पॉसिबिलिटी, वहीं से पता लगेगा ना बॉन्ड कितने टूटे कितने बने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस एंड कैन नेबर बी लिक्विफाइड, मतलब पेपर ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि दूर से दिखे। मतलब इस पेपर की सबसे खास बात आपको क्या दिख रही है, आपको बताऊंगा
कि पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो चीज़ पूछ रहा है वो अंडरलाइन कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो आइडियल गैस को कभी भी, क्योंकि आइडियल गैस कोई गैस है ही नहीं, इट इज़ ओनली द हाइपोथेटिकल, तो इसको कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो आप। जो हाइपोथेटिकल है, जो है ही नहीं, उसको क्या लिक्विफाई करोगे? तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता ही नहीं, जीरो ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर आप नोट करना चाहते हो तो क्या होते हैं, जैसे RMgX एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये होता है, ये नहीं होता है, तो ये तो वर्ड ही नहीं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइड बट डज नॉट बेस, तो यानी कि ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड दिया है, तो ऑर्गेनो लिथियम का मतलब हुआ CH3Li। अगर मैंने ले लिया तो ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि न्यूक्लियोफाइल तो है। ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल बट नॉट बेस, यानी कि यहाँ से अगर मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ पर CH3 नेगेटिव और Li पॉजिटिव टूटेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो 100% हो गया, लेकिन इनका करेक्टर स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बेसिक नहीं हो सकते। दूसरी बात है कि लिथियम से जुड़े हुए हैं, लिथियम से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से बेसिक करेक्टर प्रोवाइड ये नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं होते हैं, वीक बेस होते हैं। चलिए ठीक है, हटाइए, क्योंकि आपने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा तो वहां से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन ये किसी के साथ अटैच, इतना अटैकिंग कंडीशन पॉसिबल नहीं कि बहुत बड़े जो बेसिक करेक्टर्स हो करें, पॉसिबल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हायर शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डी अरेबिनोज व्हेन अंडरगोज द किलियानी फिशर? देखिए मैंने किलियानी फिशर पूरा पढ़ाया है, और किलियानी फिशर का अगर प्रोडक्ट देखोगे तो ग्लूकोज और मैनोज जो होता है वो बनता है डी अरेबिनोज से। तो ध्यान दीजिएगा, यही किलियानी सिंथेसिस का प्रोडक्ट माना जाता है, और ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि व्हाट इज़ किलियानी सिंथेसिस। तो अगर आप किलियानी सिंथेसिस को पढ़ना समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ किलियानी सिंथेसिस, तो फिर आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। अल्फा डी अरेबिनोज अगर आपने लिया हुआ है तो वहाँ पर आप ये ईपीमर्स बनते हैं, है ना, ईपीमर्स बनते हैं, और ईपीमर्स जो होते हैं यही दोनों, एक इसमें मैनोज होता है, एक ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये मैंने पूरी किलियानी फिशर सिंथेसिस पूरी समझाई है। इसमें एक तरीका ये भी है कि पहले HCN से ट्रीटमेंट करा लो अरेबिनोज का, डी अरेबिनोज का पहले HCN से ट्रीटमेंट करा लो, तो दो कंपाउंड बनेंगे। चलिए आपको एक बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर पता हो तक सकता है, सर कोई ना पता हो यार, खाली यूं ही खींच रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है ना कि बोले यार इन्हीं को नहीं पता हो, खाली टिंग टिंग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। चलो दिखाता हूँ, ये मैंने लिया CHO, ठीक है, यहाँ पर लिया CH, ओपन करके लिख देता हूँ, ओपन करके लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको भी तसल्ली रहेगी। यहाँ पर लिख देता हूँ H, यहाँ पर लिख देता हूँ OH, अरेबिनोज बना रहा हूँ, यहाँ पर C, यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बना रहा हूँ, बता देता हूँ पहले। यहाँ H ले लिया, फिर यहाँ पर C लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, यहाँ पर मैंने H लिख दिया, और यहाँ पर आपका CH2OH। आपको उम्मीद है कि 5 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे। ये एल्डो पेंटोज में आता है, और ये अल्फा डी मतलब इसे डी अरेबिनोज बोला जाता है। 5 कार्बन का कंपाउंड है, नाम बाद में लिखिएगा। इसमें अगर हम HCN डालते हैं तो दो कंडीशन हमें दिखाई देती है। कंडीशन नंबर 1 दिखाई देती है कि मैं पहले यहाँ पर CN जोड़ लूँ। भाई आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप में एक तरफ OH होता है, एक तरफ H होता है, तो यहाँ CN जुड़ जाएगा, बाकी एक OH हो जाएगा, तो वही है। यहाँ पर CN जोड़ दिया, इधर साइड में OH हो गया, यहाँ पर वही आपने साइनोहाइड्रिन वाला जो प्रोडक्ट बनता है वही कंडीशन। नीचे की कंडीशन में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यानी कि ये H हो गया, ये OH हो गया, ये यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, नीचे बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस हम पैदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको अभी मैं 1 2 3 4 5 यानी कि ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया, और यहाँ पर ये भी बता दे रहा हूँ कि इस पर मैंने कोई भी किसी भी तरीके से इतने हिस्से पर छेड़छाड़ नहीं कि मिलान कर सकते हो आप, एज इट इज़ है। यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ से ये वाला पोर्शन सेम है, यानी नोट कर लो, यहाँ से ये वाला पोर्शन चेक करो आप, बिल्कुल डिट्टो सेम छपा हुआ है। अब दूसरी भी पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि क्या बन सकता है। दूसरा अगर आप चाहो तो इसका अपोजिट भी बना सकते हो। अपोजिट बनाना चाहोगे, पहले इसका हाइड्रोलिसिस करा लेता हूँ। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, तो फिर आपका यहाँ पर COOH हो जाएगा भैया, और कुछ नहीं होना, CN का COOH हो जाएगा। बाकी पोर्शन यहाँ पर वही आपका COH रहेगा, और यहाँ पर H रहेगा, यहाँ डॉट 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 कर रहा हूँ मतलब सेम रहेगा।
ठीक है। यहाँ आपको कंडीशन दिखाई दे रही होगी, कार्बन नंबर आपका 1 मान लो, इसे कार्बन नंबर आप 1 मानिए, इसे कार्बन नंबर 2 मान लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक ये प्रोडक्ट और दूसरा क्या प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट आपको बना करके दिखाता हूँ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सी लगाया मैंने, ऊपर इसी में CN लगा देता हूँ, यहाँ CN लगा देता हूँ, यहाँ H लगा देता हूँ, यहाँ पर आपका OH लगा देता हूँ, पलट दिया। बाकी मैंने सेम रखूँगा, नीचे बनाऊँगा नहीं। अब यहाँ पलट गया है तो पोजीशन नंबर अब आपको कार्बन यहाँ पर डिफ़र कर रहा है, यानी कि इधर OH हो गया, इधर H हो गया। तो अब आपके लिए जो इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कराओगे, यानी H2O से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर C डबल OH आ जाएगा और यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा। तो ये एक दूसरे से, यानी कि अगर आप देखो ध्यान से, तो एक दूसरे से कार्बन नंबर सेकंड पर डिफर कर रहे हैं और ये कार्बन एसिमेट्रिक भी दिखाई दे रहा है। एक तो कंडीशन ये हो जाती है। अब जो प्रोडक्ट हमारा सी बना है, ये वाला प्रोडक्ट बना है, इसको अगर रिडक्शन करा देते हैं सोडियम अमलगम से, यानी कि देखिएगा क्लियर सिंथेसिस आपको मिल भी जाएगी। NaHG से अगर आप इसका रिड्यूस करा दोगे, जो प्रोडक्ट मिला है, हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट मिला, पहले इसे गर्म कर लीजिएगा फिर करिएगा। हाँ, पहले इसे गर्म करना पड़ेगा। चलो एक बार एक स्टेप में बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए ये हमारे पास में आ गया। इसको क्या करना है, इसको अब मैं पहले हीट कर देता हूँ, गर्म कर देता हूँ। जैसे गर्म करूंगा वाटर निकलेगा। अब वाटर यहाँ से निकलेगा प्लस कार्बन नंबर आप फोर्थ देख लीजिए, यहाँ से कार्बन नंबर गिनेगा 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ नंबर के कार्बन से निकाल दीजिएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें यहाँ पर O हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चला गया है। अब ये कार्बन नंबर 4 पे आप जोड़ना, मतलब इसे कार्बन 4 ही मानना, पहले ही मैंने बता दिया। फिर अगर अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लाइन लेंथ इसकी बढ़िया करके लिख दीजिए। तो मैं करता हूँ पूरा ही लिख देता हूँ यार, क्यों चक्कर में फंसूँ। तो यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यही था ना। फिर यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर OH हो गया, लंबा है रिएक्शन। यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा 1 2 3 चौथी है ना, तो इसलिए यहाँ पर H करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर नीचे H और यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका CH2OH, फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन आप इसमें जोड़ दीजिएगा। और उसके बाद रिडक्शन जब कराओगे, तो जब रिडक्शन कराओगे तो फिर ऊपर H आ जाएगा, मतलब NaHG से जब रिडक्शन कराओगे तो ऊपर फिर CHO आ जाएगा। ये आपका ग्लूकोज बनेगा ना, CHO आ गया और यहाँ पर C, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर HN सो ऑन, लास्ट में ला करके CH2 कर देना। तो ये ग्लूकोज आपको दिखेगा। अब ये ग्लूकोज आपको जो दिख रहा है, इसी तरीके से इस वाले का कराओगे तो अल्फा और बीटा, दूसरा जो बनेगा वो मेनोज बन जाएगा। तो ये कंपाउंड जो है बनते हैं। तो ये क्लियानी फिशर सिंथेसिस अगर आपको याद हो तो आप उसे करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे अगर चैनल पर हैं, मतलब ऐप पर हैं, तो फिर आप जा करके वीडियो देख लीजिएगा। क्लियानी फिशर सिंथेसिस मैंने कार्बोहाइड्रेट में खूब डिटेल में समझाई है, ऐसा नहीं, खूब डिटेल में समझाई है ना। चलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। मैं लगातार कराता हूं, ऐसे क्वेश्चन लगातार कराता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जरा पानी पीता जाऊं। इसके बाद गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, तो आप पानी पीते रहिए और काम करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, 109। Which one of the following is the correct IPAC name of camphor? Very good, nice। देखिए कैम्फर का करेक्ट IUPAC नेम पूछा है, तो अब क्वेश्चन ये तैयार होता है कि कैम्फर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। कैम्फर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कैम्फर के स्ट्रक्चर को जानते हैं, अगर आप कैम्फर के स्ट्रक्चर को जानते हैं तो उम्मीद है कि आप इसको बना लेंगे। अगर आप कैम्फर के स्ट्रक्चर को ही नहीं जानते हैं तो फिर आप इसको बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, ये 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर। ये कैम्फर का स्ट्रक्चर होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैम्फर का स्ट्रक्चर हम लोग पहले यहाँ बना लेना, तभी तो समझ में आएगा। तो चलो जरा बनाते हैं कैम्फर। देखिए आप भी देख लीजिए कैम्फर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले तो आप एक साइक्लिक हेक्सागन बनाइए, ये मैंने हेक्सागन बना दिया। इसमें एक आप ऐसे बना लीजिए, इतना कर लेंगे ना। यहाँ आप डबल बॉन्ड O लगा लीजिए और यहाँ पर डाई मिथाइल होता तो यहाँ लगा दीजिए और उसके बाद यहाँ पर एक मिथाइल। अब नंबरिंग करना शुरू करिए आप। ठीक है ना। अब नंबरिंग देखते हैं क्या करते हैं। देखो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ध्यान दो। ठीक है, पोजीशन नंबर आपको ध्यान देनी पड़ेगी। नंबरिंग अगर आप यानी पे पहले तो आप ये देखो बाईसाइक्लो तो दिख ही रहा है।
ठीक है। उसके बाद ये पोजीशन नंबर हो गई 1 2, तो यहाँ इसके इधर भी 1 2, इसके इधर, तो यानी कि बाईसाइक्लो 2 2 1 बीच में जो बन, तो ये बाईसाइक्लो 2 2 1 2 2 1 बाईसाइक्लो हो गया, हेप्ट हो गया, एन हो गया, 2 पे ओन हो गया। तो अब नंबरिंग अगर आप करते हो तो नंबरिंग करोगे कैसे, तो वो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 जहाँ से ज्वाइंट होता 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो पोजीशन नंबर आपको 7 दिख रही है अंदर है, तो 7 पर 2 हो गया, तो 1 पे एक मिथाइल हो गया ये वाला, और अंदर 7 पे तो 1 7 7 ट्राई मिथाइल हो गया, बाईसाइक्लोहेप्टेन 2 ओन हो गया। ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो इस तरीके से आगे बढ़िए, पूरी डिटेल के साथ में बात कर रहा हूँ। द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर रिस्पेक्टिवली, तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है और पॉजिटिव सीजियम होता है। पेपर कठिन नहीं है, पेपर बहुत सरल है, जैसा कि लोगों ने अफवाह उड़ाई हुई है कि पेपर बहुत कठिन आता है, इतना कठिन नहीं है झारखंड का जो आपसे ही लेना। एट एनटीपी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 1200। What would be the root mean square velocity of gas Y at NTP? The molecular weight of X and Y are simple सा RMS is equal to अंडर रूट क्या होता है 3RT अपॉन M होता है, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात चल रही, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो एक गैस X है, तो यानी कि 1200 रख दीजिए। एक गैस 1200 की है, दूसरी की द मॉलिकुलर वेट ऑफ रूट में, ठीक है, ये मान लो x मान लेते हैं, चलिए नहीं इसे y ही पूछ रहा है तो y मानो यार, है ना, y मान लीजिए, डायरेक्ट y मानिए, y इज इक्वल टू, अब ऊपर RT 3RT कट ही जाएगा, अंडर रूट में मोलर मास आ जाएगा। अब इसका मोलर मास नीचे है, इसका नीचे है, तो वो ऊपर आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल में चलेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दो My, यहाँ लिख दो M1, तो ये आपका 2/32 हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ, ये x हो गया 2 और 32 16, रूट 16 4 हो गया, तो 1200 बाई इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया आपका 32/2, तो ये हो गया आपका रूट 16 की वैल्यू आई 4, तो ये आपका आ गया कि 1200/y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 1200/4, 4 तिहाई 12, 300 आ गया ना आंसर। तो अब तरीका पता होना चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब आपको दे रहा हूँ, हर स्टेप का जवाब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग कंपाउंड विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी। देखिए आप, बहुत अच्छे से बता देता हूँ, कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी हमेशा घटती चली जाती है, कंडीशन समझ लीजिए फिर आंसर, जितना डबल बॉन्ड दूर होता है, डबल बॉन्ड जितना पास होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ऑक्सीजन के केस में। ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक ईथर के कैटेगरी के होते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड इससे बहुत दूर है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ओ है ही नहीं, तो इसको तो कहते हैं लास्ट में ले लेना, इसको तो लास्ट में ले ही लेना, तो लास्ट में केवल 2 के ऑप्शन में जा रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आप ये देखो, यहाँ पर सबसे पास में, तो नंबर 1 पे थर्ड ले लेना, तो नंबर 1 पे थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में हो गया। अब फोर्थ जो आया इसमें है ही नहीं, तो इसे बिल्कुल आप इसके बाद कंडीशन में लाइए, डबल बॉन्ड वाले कंडीशन के बाद लाइए, तो ये लास्ट चला गया, ये थर्ड नंबर पे आ गया, ये फर्स्ट पे, और ये आपका आ गया सेकंड लास्ट पे, आ गया ना। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए। डिक्रीजिंग कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपको देखना पड़ेगी किससे, ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखना पड़ेगी, तभी निकाल पाएंगे, अन्यथा आप नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी कंडीशन में आ जाइए, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस फ्रॉम नॉन एक्वस रिएक्शन इज इतना और इतना दे रखा है। द रिएक्शन कैन स्पॉन्टेनियस, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इसका मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर यहाँ पर द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, ये तो एंथैल्पी चेंज है, एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू हो गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाता हूँ, वो भी पता लग जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू द रिएक्शन स्पॉन्टेन, डेल्टा जी निगेटिव आना चाहिए ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आ गया। अब यहाँ पर ये मैंने रख दिया 45, और एंट्रोपी चेंज जो है वो है आपका माइनस टी, तो ऐसा ही रखो, टी ऐसा ही रखो, 20 है, चलो 20 में 273 मान के चलो, 20 क्यों मानो, केल्विन में रखना पड़ेगा, और केल्विन में अगर आप रखते हो तो 298
73 का मतलब 20 310 हुआ, यानी कि 273 प्लस 20 293 हो गया। तो 293 इंटू आपका 150 हो गया। तो ये वैल्यू तो ज़्यादा आ गई। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो फिर आंसर तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब वैल्यू इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा ही हो। तो टेम्परेचर 293 से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल 100% श्योर है कि टेम्परेचर 293 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी नेगेटिव आएगा, अदरवाइज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। लेकिन टेम्परेचर तो काट ही दो, ठीक, और ज़्यादा ये भी सही है और ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन ये केल्विन दिया है और ये भी केल्विन दिया है। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा 293 से ज़्यादा में 300 भी दिया है। तो इसका मतलब अगर 300 से ज़्यादा हुई तो 100% रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन फिर आपको यही मिलना। इफ आगे दिया द रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस, तो टेम्परेचर ये वैल्यू मोर हो जाए, जितना डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाएगी, तो इन दोनों में मोर नेगेटिव कहाँ आएगी, इन दोनों में वैल्यू मोर नेगेटिव इसी में तो आएगी। तो इसीलिए आंसर एक्यूरेसी पर लगा हुआ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस टू बी टेकन जीरो। दिस स्टेटमेंट आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ तो ये कहता नहीं कि एंट्रोपी जो है वो अगर हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को परफेक्टली जीरो ले लें, तो ये थर्ड लॉ कहता है। थर्ड लॉ में हमेशा ये भी होता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सभी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो ही मानी जाती है, क्योंकि बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसीलिए ये थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, ये तो अब आपको याद ही होना चाहिए भैया। यहाँ तो मैं कुछ नहीं मदद आपकी कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 11 में आओगे तो विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट प्रोडक्ट फाउंड बाय द रिएक्शन, तो ये तो आपको लिक्विड सॉल्वेंट मैंने SO2 की पढ़ाई है। इन दोनों को बनाओगे तो यहाँ पर 2 K है 2 Cl है, तो एक तो आप 2 KCl निकाल लो और साथ में आपका S बचा हुआ है, और OK कितने होगा 3 और 1 4, यानी कि O2 हो गया 2SO2 निकाल लो। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल एक्यूरेट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब आंसर को ना देखिए, लेकिन पहले अपना आंसर निकालिए फिर मैच करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सोचोगे आंसर दिया ही लगा लो यार। द आयनिक रेडियाई ऑफ द लेंथेनॉइड तो डिक्रीज करता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड पढ़ा होगा, है ना। तो जो इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं होता है, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक डिक्रीज करता है। तो एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट पता लगा 14 है। एटॉमिक रेडियस में चेंज कितना है 9 पिकोमीटर का। तो आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम, यही माना जाता है द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक और, है ना, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनम लेंथेनॉइड इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वही है द स्टडी डिक्रीज, है ना, बिल्कुल प्रॉपर वे में चलता है। 14 एलिमेंट 9 डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद आ जाइए द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, कारण ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेल कांस्टेंट एंड द सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है। द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस 0.01 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की क्या है, तो ये आप निकालिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, दोनों की कंसंट्रेशन एक है, कोई मतलब नहीं होता, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपकी वैल्यू दे रखी है और L/A भी दे रखा है, L/A भी दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल सा, जैसे ही मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अगर आप पॉइंट, अगर भाई कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन द सेल एंड द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, अरे यार ऐसे ही निकाल दो। कप्पा कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ है, और यहाँ पर 0.5 है, इसको हटाओ, ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये अगर 5 दूनी 10 हो गया, 2 15 दूनी 30, 3.0 है, बस है तो सिंपल सा निकालिए आंसर। जल्दीबाजी ना करिएगा, नहीं ये वाला आंसर लगा के चले आओ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये L/A सेल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली दे रही है, जिसे G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिमाग से लगा के काम करिएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा, है। Which of the following is the most widely used reaction of the organoboranes with alkene? ऑर्गेनोबोरेन्स विद एल्कीन की बात कर रहा है, तो आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनोबोरेन विद एल्कीन, तो एल्कोहल मिलते हैं आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता होगी। तो और ये आपको सिंपल पता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन विद एल्कीन। तो ऑक्सीडेशन आप एल्कोहल कराओगे तो ऑटोमेटिकली यही कंडीशन में आएगा।
ये क्वेश्चन मैंने खूब पढ़ाया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज फॉर्म्ड इंटरमीडिएट कोरे हाउस में, है ना, गिलमेंस रिएजेंट बनता है Cu2Li, यानी आपको याद होगा गिलमेंस रिएजेंट बताया भी है मैंने, खूब पढ़ाया भी है आपको। तो ये गिलमेंस रिएजेंट को आप याद रखिएगा। गिलमेंस रिएजेंट जो होता है वो लिथियम वाले कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर मैंने गिलमेंस रिएजेंट पढ़ाया है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ाया तो बताइए कि भैया बताऊंगा कि गिलमेंस रिएजेंट, वैसे अगर आपको पता है कि गिलमेंस रिएजेंट क्या होता है तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, और नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो कहिए कि सर मुझे बताइए, हम लोगों को गिलमेंस रिएजेंट की जानकारी नहीं है। गिलमेंस रिएजेंट की जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ लो, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में लिथियम को पढ़िए। देखो बताने को तो मैं, मुझे क्या लगता है एक झटके में सब बताता चला जाऊं, लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि जब खुद से सीखोगे तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खुद से सीखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी तो दुनिया है आपको समझाई देगी कि भैया ये कंपाउंड जो होता है वो गिलमेंस रिएजेंट है। तो ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए। R2Cu पता नहीं आगे डॉट डॉट डॉट, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब बताइएगा कि व्हाट इज़ गिलमेंस रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका इंतज़ार करूँगा मैं अपने कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों ने गिलमेंस रिएजेंट का फार्मूला लिखा है। दूसरी चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जो लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, ये जानकारी ले लो। और कॉपर के और जो कंपाउंड होते हैं, है ना, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन भी आपने सुनी होगी, है ना। तो कॉपर का और लिथियम के दोनों को मिला दो तो हिंट दिए दिया मैंने, कंपाउंड बन जाएगा गिलमेंस रिएजेंट। इतना मैंने बोल दिया। अब आपके जो में R2 है, Li भी है, Cu भी है, सब जोड़ना है। भगवान जाने क्या बनेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने आपको हिंट बहुत दे दिया, अब भी आप कमेंट नहीं लिख सकते हो तो फिर लानत है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर गिव द ऑप्टिकली एक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट ऑन HNO3। तो अब आपको पता होना चाहिए डी लैक्टोज बनता है, डी लैक्टोज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर गिव द ऑप्टिकली एक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट ऑन HNO3। तो डी लैक्टोज होना चाहिए मेरे हिसाब से, है। एलोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज नहीं होगा, लैक्टोज ही होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, डी लैक्टोज होना चाहिए। मुझे तो ये डी लैक्टोज लग रहा है, बाकी पता नहीं क्या लिखा है भगवान जाने, मुझे इतनी ज़्यादा विज्ञान नहीं आता। डी लैक्टोज होना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक रिएजेंट टू यूज द एलाइलिक ऑक्सीडेशन। तो आपको MnO2 पता होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड का मैंने पढ़ाया, और रिएजेंट मैंने पढ़ाए हैं। एलाइलिक ऑक्सीडेशन के लिए MnO2 का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इस पे भी मैंने कराए हैं क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 122 पे चलिए। विच फीचर अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोमर कंसंट्रेशन डिक्रीजेज स्टेडीली थ्रू आउट द रिएक्शन, सही है। मोनोमर डिसअपियर अर्ली, जब डिसअपियर हो जाएंगे तो डिक्रीज कहाँ से हो पाएंगे, तो इसका मतलब यही आंसर इसका हो जाए, यही स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, यही स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। 132 पे आ जाइए, 223 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं जो उन्होंने दिया है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज इन द कंपाउंड एनहांस द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। बिल्कुल, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में तो डायरेक्ट पढ़ के किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 ईपीमर ऑफ डी एल्लोज, ठीक है, डी एल्लोज। तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैनोज होना चाहिए, मैनोज होना चाहिए। एल्डोज, या तो एल्डोज होगा या मैनोज होगा, एलोज तो नहीं है कोई वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 ईपीमर, कार्बन 4 पर मैनोज ही होता है, और मुझे लग रहा है ये मैनोज लिखा होगा, तो मैनोज का ही डी ग्लूकोज होता है। डी ग्लूकोज एंड मैनोज, ये क्लियानी फिशर जो सिंथेसिस होती है उसी में ये दोनों हैं, ये ईपीमर होते हैं। मैंने अभी आपको क्लियानी फिशर जो सिंथेसिस बताई, उसी क्लियानी फिशर सिंथेसिस में ही इसको मेरे हिसाब से आपको याद रख लेना चाहिए था, याद रख लेना चाहिए था। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैनोज ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, मैनोज होगा, ठीक है।
चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि लैक्टोज के चांस तो है नहीं, मैनोज ही है। C4 और C2 पर कन्फिग्रेशन पर वही ईपीमर जो C4 का है वही है। चलिए देख लीजिएगा, फिर भी आप हर क्वेश्चन पर मैं जहां जरूरत लगती मैं बता देता हूँ, भैया इसे देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द पॉलीमर फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द मोनोमर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द पॉलीमर फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मोनोमर। तो हाइड्रोलिसिस तो होती नहीं, कोऑर्डिनेशन भी नहीं होती, कंडेंसेशन बिटवीन, हाँ ठीक है। देखो पॉलीमर, जैसे अगर अब मैं आपसे कहूँ कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं तो शुगर मिलता है, तो वो क्या है, कंडेंसेशन है, उसमें से वाटर रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है और आपस में दोनों मिल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग, तो शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती है, ये सुक्रोज, शुगर का मतलब सुक्रोज हो गया। चलिए और आगे बढ़ लीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन भैया आपका, अगर मैं कहूँ तो IR से है, इसमें IR वाली वैल्यू दे रखी है डाटा, और दूसरा NMR भी दिए। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको याद होगा तो मैंने वैल्यूज के साथ में फिक्स रहना चाहिए, वैल्यूज के साथ में फिक्स रहना चाहिए कि बेंजीन का कितना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कितना होता है, एस्टर का कितना होता है। तो जो मुझे पता है ये रिंग बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, तो सब में है, तो मतलब ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, रिंग पे चली गई, तो ये इतने से हिस्से को ऊपर को चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर ये दे रखे हैं 3.37, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ है नहीं, कट कर दो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है लेकिन दो 5 हो गए, तो 5 भी नहीं है, 5 है कहीं नहीं है, 5 है। एक तो इसका मतलब ये भी खतरा है कि ये 5 है, तो 5 ये हो गए, यानी कि ये 5 वाले हो गए, छोड़ दो। तो अब मुझे बताना पड़ेगा टोटल 5 हाइड्रोजन की वैल्यूज पर भी लाना पड़ेगा और साथ में ऑक्सीजन भी लाने पड़ेंगे। 2 हाइड्रोजन इसके हो गए, तो फिर मैं आपको बताऊं कि ये तो हो गई 1690 वैल्यू, तो यहाँ हो गई। इसके ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा है तो यहाँ पर CH3 लगा है 3 2 5, तो ये भी नहीं हो सकता, डायरेक्ट आ रहा है ना 5, और 2 हाइड्रोजन और हैं। अगर मैं यहाँ पर C2H5 ले लेता हूँ तब देखता हूँ तो ये 5 तो यहीं हो गए हाइड्रोजन, और 2 5 और 2 7 हो गए, और CH3 CH2 3 2 5, तो मेरे हिसाब से थर्ड आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एक बार आप चेक कर, लेकिन C2H5 लगा नहीं सकते क्योंकि टर्निंग एक नहीं है, लगाना तो CH3 पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग ही एक है। चलो देखता हूँ, ये CH3 मान लो दिया है, तो 3 तो सेट हो गए 3.5 के। चलो एक बार आप इसे निकालना, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन पर 127 पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि वैल्यूज में या तो यहाँ C2H5 आना चाहिए, फिर भी एक बार बाद में आपसे डिस्कशन करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं अभी रोक रहा हूँ, यहाँ थोड़ा डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड एलिमेंट डज नॉट अकर नेचुरली, कौन सा, तो ये प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोमीथियम लैंथेनॉइड सीरीज का है, लाला सियाराम परमानंद प्रेम, यानी कि लैंथेनम सीरियम प्रोसियोडियम नियोडिमियम प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव नेचर में होता है। चलिए इसके बाद आ जाइए, सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन विच फिनोलिक एस्टर, साफ दिखाई दे रहा है कि ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है, वैसे ही देख लो इसमें फ्राइज रीअरेंजमेंट साफ ही दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत, पेपर इतना कठिन नहीं है, एक क्वेश्चन केवल वो थोड़ा दमदार था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट, डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद बेंजल्डिहाइड, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि डी ग्लूकोज तो डी ग्लूकोज तो पता ही है ना, तो आप बना लो डी ग्लूकोज, तो अगर डी ग्लूकोज बनाओगे तो ये हो गया आपका डी ग्लूकोज, ये हो गया डी ग्लूकोज। चलिए अब इसकी बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो बेंजल्डिहाइड में पोजीशन जो कार्बन 1 2 3 4 5वां जो कार्बन होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वहीं से ग्रुप टूटता है ना। तो देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना डी ग्लूकोज का, साइक्लिक बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कंफर्मेशन देता हूँ कि क्या यही नाम सही है, क्या यही नाम सही है, फिर बताता हूँ, एक मिनट। ये हो गया आपका यहाँ पर C, यहाँ पर हो गया आपका C, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ COH हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, C यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका CH2OH हो गया, और इसे भी आप मिटा दीजिए और इसको उसी कंडीशन में लिख दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। यहाँ C और डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया, नहीं ये CH लगाओ यहाँ पर, फिर O जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पर हो गया आपका H हो गया, और ये आपका फिर ऐसे जुड़ा, ऐसे ऐसे जुड़ गया,
और ऊपर आ गया आपका कार्बन नंबर, ये यहाँ पर हो गया आपका ये C डबल बॉन्ड O होता है ना, C डबल बॉन्ड O, और नीचे बॉन्ड जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, तो ये तो O जुड़ गया, इससे आके जुड़ा, थोड़ा सा डाउट हुआ, 1 मिनट का समय दीजिए आप हमें। यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो CH2OH हो जाएगा, तो यहाँ पर H हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउट लग रहा है स्ट्रक्चर में, एक्चुअली में क्या है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऊपर क्या आता है, CHO तो होता ही है, ये तय है कि CHO होता है, लेकिन नीचे जरा आप बताएंगे, थोड़ी सी आप मेरी मदद करेंगे। तो देखो वीडियो को रोकना वो मुझे लगता है उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट का समय आपसे लेकर के इसे अप टू द मार्क करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा दिमाग लगा लेता हूँ, और दिमाग लग यही रहा है कि यहाँ पर CHO ग्रुप जो है वो 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ता है, ये बिल्कुल तय है, 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ता है, ये बिल्कुल तय है, तभी साइक्लिक बनेगा, अन्यथा साइक्लिक नहीं बनता है। तो हाँ, ठीक 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 ठीक, ये यहाँ पर OH लगेगा, आपने बिल्कुल एक्यूरेसी दी है, यहाँ पर OH, तो थोड़ा सा मैं ऐसा लिखता हूँ, ये H और यहाँ पर OH, अब सही हो गया, ठीक है, वो हो गया, समझ में आ गया, ये बिल्कुल 1 2 3, ठीक, डन डन। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन करानी किससे है, बेंजल्डिहाइड से, तो यानी कि C6H5CHO से करानी है, तो इसका मतलब यहीं से बॉन्डिंग से टूटेगा, और जब यहीं से टूटेगा तो डी ग्लूकोज तो रहना ही रहना है, बेंजलाइडीन रहना है, ये भी रहना, इतना हिस्सा तो है, लेकिन पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। पोजीशन में आपका नंबर आ जाएगा, कहाँ पर नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब मुझे लगता है कि जो ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, स्ट्रक्चर काम करेगा ये वाला काम करेगा, ये वाला जो आपको पता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये काम करेगा, और इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़ना, कार्बन गिनना पड़ेंगे आपको, कार्बन नंबर आपका 1 2 3 4 यहीं पर अटैक होगा, और यहीं पर जुड़ेगा बेंजल डिहाइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजल्डिहाइड जब यहाँ जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, तो आंसर फिर इसका मतलब 4 6 पोजीशन सही है, 1 2 3 4 है ना, 4 5, और एक यहाँ होता है CH2OH, तो फिर यही कंडीशन है कि यहीं पर डबल बॉन्ड O से अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये बॉन्ड ऐसे करके फैलेगा और यहाँ पर बेंजीन जुड़ जाएगा, डन। तो इस स्ट्रक्चर को ना बनाइएगा, इस स्ट्रक्चर को ना बनाइएगा, इस स्ट्रक्चर से ही रिएक्शन देखिएगा, तभी ये पहला वाला आंसर आपका आ पाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर, मतलब परेशान नहीं होना है, फिर भी अगर आपको दिक्कत लगे कि सर अभी हमें समझ में नहीं आया है, तो फिर आप मुझे, मेरा नंबर आपके पास में है ही, ठीक, आप मुझे फट से जो है वो कहिएगा कि ये आमाडोराइड रीअरेंजमेंट तो आपको आता होगा ना, आमाडोराइड रीअरेंजमेंट तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सेम कंडीशन से चलेगा, आमाडोराइड रीअरेंजमेंट की कंडीशन से ही चलेगा, उसी से आप कर भी सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं भी फिर भी आए तो नंबर मैंने ऊपर बोला है, खट से मुझे मैसेज करिएगा, सर दोबारा बताइए, दोबारा बताऊंगा। द लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ क्यूबिक ऑक्टाइडल सबके दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट तो आपको पता होना चाहिए सबसे, तो इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, तो ये किसका है, क्यूबिक का ही है ना, 0.732 से लेकर के 1 तक होता है ना, तो यही क्यूबिक की लगा दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम कैटलिस्ट, तो एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं एंजाइम स्पेसिफिक नेचर में होते हैं, और बहुत थोड़े जो हैं वो एंजाइम, मतलब एंजाइम बहुत थोड़े लिए जाते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अगेंस्ट तो हाईली सेंसिटिव होते ही हैं, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये भी बहुत सही है, एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच, ये भी सही, मतलब ये सही स्टेटमेंट। द टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, द टर्न ओवर तो राइट है ना, मतलब ये स्टेटमेंट टर्न ओवर नहीं होता है, टर्न ओवर नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ एंजाइम, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, टर्न ओवर कहाँ से हो जाएगा, वापसी थोड़ा ना होगी, चलिए, तो इसका मतलब यही करेक्ट होगा। आगे बढ़ लेते हैं 133 पर, 2 मोल ऑफ, ये तो कोई भी बता देगा, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस
इतने पास्कल से इतने पास्कल एट कांस्टेंट टेम्परेचर T द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड बी। तो अब आप ये डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, -NF E0 सेल होता है यार, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? तो अब आप दो दिया ही हुआ है, दो दिया हुआ है। अब आर की वैल्यू, अब आप चाहो तो एफ की फैराडे की वैल्यू निकालनी, 96500 रखना पड़ेगा, और 96500 इंटू 2 कर दो तो 96500 इंटू 2 कर दीजिए, पास्कल में है तो 1 2 3 4 5, हाँ, तो यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, खत्म करिए उसे, और मल्टीप्लाइड बाई एन, 2 मोल है, ठीक है। लगाना पड़ेगा आपको, नहीं लेकिन चेंजेस भी तो दिखा रहा है, इतने पास्कल से 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम, अच्छा वॉल्यूम चेंज हुआ है, ओ आई सी, तो फिर ये फार्मूला आप मत लगाइए, वॉल्यूम चेंज हुआ है ना, वॉल्यूम, द एनर्जी, द फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू डेल्टा के सी से लगेगा ना, के सी लगना पड़ेगा, के सी लगाना पड़ेगा, -2.303 NRT log के V2 अपॉन V1 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ log 10 हो गया, log 10 1 हो जाएगा, हटा दो उसे, तो ये हो गया आपका माइनस का 2.303 इंटू 2, आर कितना हो गया, आर टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी छोड़ दो, फ्री एनर्जी चेंज आर की वैल्यू आपको पता है कि अगर आपका पास्कल में तो यहाँ पर कैलोरी में रख दीजिए, तो इसका मतलब हो गया इसे 1 आर की वैल्यू जो है 1.92 समथिंग रख दीजिए, 1 आर की वैल्यू दे भी नहीं रखी, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम इतने पास्कल, तो टेम्परेचर एट कांस्टेंट टी एंड के, अच्छा मतलब वो खत्म कर दिया उन्होंने, टी एंड के वो तो हटा ही दो, फिर टेम्परेचर का तो 2 3 6 2 0 0 2 3 6 2 दूनी 4, आंसर तो आ रहा है। अगर इसको आप हटाते हैं, इन वैल्यूज को नेग्लेक्ट करके लेकर के चलते, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लॉग आर टी को कांस्टेंट मान करके मैंने वैल्यूज निकाल दी, तो आंसर तो आ रहा है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कारण ये है कि अगर आप द फ्री एनर्जी चेंज और हमेशा वर्क डन जो होता है ड्यूरिंग, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जो वैल्यू बैठती है वो टेम्परेचर से डिवाइड हो जाती है, क्यू अपॉन डेल्टा जी जब आप निकालते हो तो माइनस, भाई अगर आपको पूरा फार्मूला याद है तो आप माइनस एन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग 2.303 NRT पूरा लगाते हैं हम लोग फार्मूला, उस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो 2.303 है ना, एन आर लॉग V2 अपॉन V, से टेम्परेचर फिर यहाँ यूज नहीं होता है, इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, तो उस हिसाब से वैल्यू इतनी ही आ रही, एक बार आप लोग भी चेक करिएगा, चूंकि कारण क्या है कि क्वेश्चंस को एक बार रीवेरीफाइज भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर, 134 पे, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द कूलिंग 4 ग्राम ऑफ द हीलियम गैस, टेम्परेचर 300 दिया है, से 30 पे चला गया है आइडियल गैस, तो यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है, बेटा सब दिया दे रखा है, तो आप फार्मूला लगा करके वैल्यूज को कैलकुलेशन करिए, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन आंसर वेरी कर रहा है, तो हो सकता है एंट्रोपी चेंज फॉर द कूलिंग, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 2.303 एन आर, अब टी आएगा नहीं, डिवाइड हो गया, लॉग V2 अपॉन V1, चेक कर लीजिएगा, अगर वैल्यू आ जाए तो ठीक है, किलो कैलोरी में दे रखा है 2, चेक कर लेना आंसर, क्योंकि आंसर पे ज़्यादा डिस्कशन, इस पर टाइम खराब करना बेकार ही है, क्योंकि आंसर मैच ही नहीं करेगा। द जिगलर-नाटा ओलेफिन्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, तो आपको पता होना चाहिए जिगलर-नाटा से हमेशा एल्कीन को कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर्स में, और ये मेटल कार्बोनिल्स में भी यूज होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन मेटल कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, जैसे सिस्प्लेटिन टाइप के कंपाउंड है वो भी इससे बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्च रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ एनिसोल, तो एनिसोल में नीचे अंदर बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, जब आमने सामने बॉन्ड आ जाएंगे, देखो मैंने बोला आमने सामने, तो आमने सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान देना कि यहाँ पर आएगा बॉन्ड, एनिसोल के केस में कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगी, आमने सामने मतलब यहाँ से ना बढ़ा देना, ठीक है, ये वाला है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, खूब आता भी है। उसके बाद 137 पर आ जाइए, ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ ए सब्सटेंस इतना दे रखा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इफ प्लेस्ड इन ए सेल ऑफ इतने सेंटीमीटर, पाथ लेंथ और एब्जॉर्बेट, ये आपका दिया है एब्जॉर्बेंस। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पूछा है, तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को निकालने के लिए 0.5 ये दे रखा है, 5 ये दे रखा है, तो इनका पहले रेशियो निकालो सेल का। तो लेंथ सेल की कितनी दे रखी, इफ प्लेस्ड इन ए सेल, तो पाथ यानी कि ये दिया है आपका हो जाना चाहिए 0.5 बटे, यानी लेंथ हैविंग द एब्जॉर्बेंस कितनी 0.5 है और 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये हो गया आपका 0.1, तो ये हो गया आपका 0.1। चलो ठीक, इसके बाद मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना दिया है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिया है 1 × 10⁴, ठीक है, 1×10⁴। तो ये इसका मतलब है कि ये आपका फार्मूला हो गया मोलर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो गया आपका मोलर एब्जॉर्प्शन, सिंपल रखिए मोलर नहीं, इफ प्लेस्ड इन ए सेल, अच्छा सेल की लेंथ रखनी पड़ेगी ऊपर, फिर डिवाइड करना, रुक जा, ये 0.1 लिखा रहने देना, अभी कैलकुलेशन चल रहे हैं आगे। तो ये बन जाएगा आपका सेल की लेंथ हो जाएगी, मैं एल माने ले रहा हूँ, एब्जॉर्बेंस को आपको एब्जॉर्बेंस माने ले रहा हूँ, आपकी एब्जॉर्बेंस हो गई आपकी कितनी, सपोज कर लेता हूँ, रुक जाइए, पूरा फार्मूला जो है बना करके लिखना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सेल हो जाती है आपकी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सेल हो जाएगी एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय पाथ लेंथ, मान लो आप एक बार को पाथ लेंथ, ठीक है, और इनटू हो जाता है आपका कोफिशिएंट, हम यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं। तो ये वैल्यू एब्जॉर्बेंस कितनी हो गई, इन दोनों को कैलकुलेशन आपने निकाली ली, 0.1 अपॉन हो गई आपकी 10⁻⁻⁴, तो ये ऊपर गई, तो 1 × 10⁻⁻⁴, तो मतलब हो गई 10⁻⁵ आ रही है, देखो है, ये भी है लेकिन 5 है आगे, यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, ठीक, ये आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो रहा है, ये यहाँ से मैच करके देख लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप ट्रिकी वे में लगाएंगे तो आप लगा सकते हो, अन्यथा विच रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन के लिए जिंक, मरकरी और HCl को हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए 139वां क्वेश्चन पे आइए, फटाफट जरा पूरी लाइन कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड कैन्नी-जारो रिएक्शन, तो KOH या NaOH होता है, NaOH है नहीं तो KOH को ही आप यूज करेंगे, NaOH है नहीं KOH को आप यूज करेंगे। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, तो जो DE है डेल्टा मतलब एनर्जी की बात कह रहा है वो हमेशा 0 होती है, तो ठीक है, ये भी यही स्टेटमेंट जो है वो आपको दिखाई देगा करेक्ट, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज द लोएस्ट pK, जिसकी जो लो pKa होगी, लो pKa तो मोर एसिडिक होगा, और मोर एसिडिक जो होगा वो कौन सा होगा, तो मोर एसिडिक चेक कर लेते हैं इनमें से कौन है, बस सिंपल सा तरीका है, देखो डाई ट्राई, तो इन तीनों में तो यही नंबर 1 पे, एसिडिक सबसे कमजोर, तो यही आंसर ही हो गया, यही आंसर ही हो गया। इसके बाद चले आइए 42 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट डज नॉट अंडरगो ऑटो आयनाइजेशन, तो मैंने बताया था कि CCl4 कभी भी ऑटो आयनाइज नहीं होता है, जबकि SiCl4 ऑटो आयनाइज हो सकता है, इसमें d ऑर्बिटल ही नहीं है, d ऑर्बिटल भी नहीं है, और दूसरी कोवेलेंट करेक्टर है इसका, 100% कोवेलेंट करेक्टर है, इसीलिए इसको ऑटो आयनाइज नहीं कर सकते हैं आप। दोनों कंडीशन सुन लीजिए आप अच्छे से, है ना, वैसे मेन है कि उसमें पोलरिटी नहीं है। विच ट्रांजिशन एलिमेंट पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, तो अगर आपका पार्शियली फिल्ड मरकरी में फुल है, जिंक में फुल है, कैडमियम में फुल है, तो निकल ही है, निकल का 28 होता है, और यहाँ पर आपका आर्गन ले लीजिए और 3d 8 बोलोगे और 4s आप 2 बोलोगे, मतलब ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है, ध्यान दो पार्शियली फिल्ड हो जाता है, उस अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे आगे बढ़ लेते हैं, इसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 44, द क्रिस्टल सिस्टम, अरे यार मैंने इसका फार्मूला रटवाया था आपको, CTORHMT, यहाँ पर यानी A = B, एक कट दो कट, ठीक है,
फिर एक नॉर्मल, फिर एक कट मिल गया, फिर 90 डिग्री और 120, ठीक, यानी कि एच पे आएगा, और एच क्या है, हेक्सागोनल, बिल्कुल एक्यूरेसी। मैंने आपको ये सूत्र बताया भी था कैसे आप इसे याद करते हैं। 45वां देखिए, मैंने आपको बताई है कि 360 डिग्री पर जब रोटेट करेगा, सिंपल सा, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द crystal such that when the crystal is rotated about this line is represent the same appearance more than one in the rotation is 360, तो 360 पर एक्सेस पे ही घूमेगा, सिंपल सी बात है, तो एक्सेस आप सिमेट्री हो जाता है। इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हार्डनेस सॉफ्टनेस, तो दोनों, एक हार्ड होगा तो दूसरा भी हार्ड होना चाहिए। अगर हार्ड बेस है तो सॉफ्ट बेस है, हैलाइड में तो फ्लोरीन इज आयन इज हार्डेस्ट बेस, आयोडीन इज सॉफ्टेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। अगर आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो बिल्कुल है, बाकी ये सब उल्टे दिए हुए हैं, द कोर रिएक्टेंट यूज्ड इन इपॉक्सी रेजिन, तो वो कठोर करने के लिए, मतलब हार्डनर की तरह यूज किया जाता है, हार्डनर की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ आर्गन सबके दे रखे हैं, मैंने बोला था कि क्रिटिकल टेम्परेचर याद करना पड़ेगा, लेकिन विच कैन नॉट बी लिक्विफाई, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर पर कौन लिक्विफाई नहीं हो सकता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि सबसे कम टेम्परेचर पर वही लिक्विफाई नहीं होगा जिसकी वैल्यू जो है सबसे कम होगी, तो सबसे कम वैल्यू मुझे दिखाई दे रही 151, यही आर्गन की है, मिला लीजिए, ठीक है, आप याद कर लेना, याद हो जाएगी। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन नॉट बी लेस देन 1, तो हीलियम में ही होती है, ठीक है, ये भी याद रहनी चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हीलियम की, अदरवाइज तो नॉट लेस देन 1, नॉट लेस देन 1, ध्यान दीजिए, बाकी तो कम लिक्विफाई हो जाती है, उसी को मुश्किल है। और लास्ट क्वेश्चन 150, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज, मैंने बोला था आपको इथाइल सल्फेट और इसका कंपाउंड का है, तो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द इथाइल एसीटोएसीटेट इज ट्रीटेड विद इथाइल सल्फेट इन अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हेक्सा इथाइल फास्फोरामाइड से अगर आप कराते हैं, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, देखिए लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा कंपाउंड का नाम, देखिए कंपाउंड क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द इथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटोएसीटेट अगर आपसे बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर C2H5 ग्रुप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, बाकी तो एसीटोएसीटेट आपको पता ही है ना, एक होता है मेलोनिक एस्टर, एक होता है एसीटोएसिटिक एस्टर CH3CO CH2 एंड सो ऑन, आपको पता ही अच्छे से पता है, मेलोनिक एस्टर मैंने पढ़ाया भी है, और मेलोनिक एस्टर में मेलोनेट आयन के बारे में भी आपको जानकारी मैंने दी है, ऐसा नहीं है किसी के एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में आपको जानकारी दी है ना, मेलोनिक एस्टर को इथाइल मेलोनेट बोलते हैं, और एसिटो एसिटिक एस्टर क्या बोलते हैं, है ना, इथाइल मेलोनेट, और एसिटो एसिटिक एस्टर का फार्मूला अगर आपको पता है तो मुझे बता दो जल्दी से, मैं आगे रिएक्शन लिख दूँ, है ना, मैं आगे रिएक्शन लिख दूँ, नहीं तो मैं भी कहूँगा यार छोड़ो हटाओ, एक क्वेश्चन बचा है, क्यों मैं अपना दिमाग लगाऊं, लेकिन ना, अगर आप बताओ इथाइल एसीटेट का फार्मूला जल्दी से नहीं बताओगे, चलो मैंने हिंट आपको यहाँ पर दिया है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, COO और लगा दो, घबराओ मत, COO C2H5 हो गया ना, यही फार्मूला। तो अब इस फार्मूले को यूज करना है, इथाइल एसीटोएसीटेट, पोटेशियम सॉल्ट लेना है। अब इसका पोटेशियम सॉल्ट जब आप यूज करोगे तो आप नोट करिए, इस रिएक्शन को मैं बता दूं, क्लेजन कंडेंसेशन, और क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन जब होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट पर इनॉलिक फॉर्म बनती है, इनॉलिक फॉर्म बनती है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ प्रोडक्ट क्या बनता है वो आप समझ लीजिए, देखिए CH3CO नेगेटिव लास्ट स्टेज बता रहा हूँ, बाकी आप चेक करिए, COO C2H5 बनेगा, जिसको आप एसिटिक एसिड से ट्रीटमेंट करा दीजिए, और जैसे ही एसिटिक एसिड से ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका इनॉलिक फॉर्म बनेगा, CH3C, यहाँ पर OH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ CO आ जाएगा, यहाँ पर आपका O C2H5, देखो इसी तरीके का कोई कंपाउंड मैच करना चाहिए, अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, ठीक, यहाँ पर आ गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आ गए, यानी इस स्टेप तक हम पहुँच गए। अब कह क्या रहा है आगे, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड से पोलर एप्रोटिक में कराना है इथाइल सल्फेट से, तो इस कंपाउंड को C2H5 का
होल ट्वाइस SO4 से जब कराओगे तो यहाँ पर जो ग्रुप आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये हटेगा और यहाँ पर आपका कंपाउंड जुड़ेगा जो ये वाला दिखाई दे रहा है इथाइल सल्फेट से। तो यहाँ C2H5 हटाना पड़ेगा और यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा इथाइल, तो यानी ये प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। तो ये रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी जाती हैं और प्रॉपर्टीज़ में पढ़ने के बाद ये इनोलिक में आती है और इनोलिक में ये भी कहें कि इसकी सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस भी पढ़ी जाती है, सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस भी पढ़ी जाती है इस रिएक्शन की, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में भी रखा जाता है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है। फिर भी फिलहाल मैंने आपको जो क्वेश्चंस मुझे समझ में आए, जो मुझे समझ में जैसा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की मैंने, उन सभी एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आपको संतुष्टि मिली हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि केवल इस पूरे पेपर में जो मुझे समझ में आता है वो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड थे, 3 क्वेश्चन हार्ड थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस का जो डिटेल है, 3 क्वेश्चंस जो मुझे लगे जिनमें थोड़ा मुझे भी डाउट रहा, वो मैंने आपको बताया कौन से। एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन, हालांकि ये तो बहुत डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं आपके तौर पर कि ये क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बीच में थे। इन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए तो बाकी पेपर में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली कोई चीज़ नहीं थी, तो इसलिए आप इसको ध्यान से मेहनत से पढ़ डालिए। और अगर आप जानते हैं तो ये भी है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इंटर कन्वर्जन भी हो जाता है और इंटर कन्वर्जन के कुछ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जो मुझसे हो सका मैंने आपकी मदद की, जितना मुझसे हो सकता है मैंने आपकी मदद की। फिर भी कोई क्वेश्चन दिमाग में हो तो नंबर मेरा लिखा है 94 73 70 27 11, इस पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिए और लिख दीजिएगा सर प्लीज़ इसका आंसर मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपको लिख करके फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।